जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा का टेस्ट 11 का साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम लोग एक एक करके हर क्वेश्चन को डीपली देखेंगे। हालांकि आप लोग को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होता है, लेकिन फिर भी आप लोग को अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ करके बनाने का टेक्निक आना चाहिए। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इसकी फोकस दूरी हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो अवतल होता है इसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है। डिपेंड नहीं करता कि ये दर्पण हो या आपका लेंस हो। अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, फोकस दूरी माइनस होगा। उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी प्लस होगा। अब देखिए, पावर निकालने का यानी शक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F अगर फोकस दूरी मीटर में है तो, और नहीं तो 100/F अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो। 100/F अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो। यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो क्वेश्चन देखें तो सेंटीमीटर में, तो इसको यूज कर लो। तो पावर इज इक्वल टू 100 और बट्टा 50। सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा, और उत्तल लेंस है तो प्लस हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 का ऑप्शन नंबर ए प्लस 2 डायोप्टर। आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर ए प्लस 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। निम्नलिखित को सही से सुमेलित करना है, मतलब इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनने हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ओजोन का अपक्ष है। ओजोन हमारे पृथ्वी के सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन मंडल है, और इस ओजोन मंडल में जो समताप मंडल का ही एक हिस्सा है, इसमें ओजोन है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाता है। अब यहाँ ओजोन का अपक्षय किसके कारण होता है, तो इसके लिए मेनली जिम्मेदार होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। इसके अलावा आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी लिख सकते हैं, HFC। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम होता है हेलोन, इसका भी नाम आप ले सकते हैं। यानी पहला का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 के साथ 2 को मैच करना है। 1 के साथ 2 को अगर मैच करिएगा तो ए ऑप्शन खत्म हो गया। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि सबसे अधिक किसके साथ होता है, जलवाष्प के साथ। लेकिन जलवाष्प को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, समुद्र में इतना पानी है, कंट्रोल करना मुश्किल है। जलवाष्प के कारण सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका बी का ऑप्शन नंबर 4 है। बी का ऑप्शन नंबर 4 भी दोनों में है। अब आइए, कोयला और डीजल में सल्फर होता है और इसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड, और अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का ऑप्शन नंबर हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का देखिए 1 हो गया, और डी का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। यानी आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एसिड रेन, अम्ल वर्षा के कारण आपको पता है कि हमारी जो ताजमहल है वो खराब हो गया। वनस्पतियों के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए ये अत्यधिक जो है वो खतरनाक है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, जो सही से मैच नहीं कर रहा है वो आपको बताना है। अब यहाँ देखिए, मलेरिया जो होता है वह किसके कारण होता है, तो वह होता है प्रोटोजोआ के कारण। और जिस प्रोटोजोआ से होता है उस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम, तो ये तो सही मैच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेपाटाइटिस किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और जॉन्डिस भी याद रखिएगा एक प्रकार का हेपाटाइटिस ही होता है, इसीलिए बी ऑप्शन भी सही है। टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु से होता है, और जिस जीवाणु से होता है उसका नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। और इसके लिए जो टेस्ट होता है वह विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड की जांच क्या होती है, तो ये होती है विडाल टेस्ट से, विडाल टेस्ट से। और डी नंबर जो खसरा है ये जीवाणु से नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन सही है। खसरा किससे होता है, तो ये विषाणु से होता है, विषाणु से। पैरामाइक्सो वायरस, पैरा
पैरामाइक्सोवायरस, इसके के जो ग्रुप है पैरामाइक्सोवायरस के जो ग्रुप है इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है खसरा के लिए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं ब्रायोफिल्म में खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मतलब जिसमें एक जीव इन्वॉल्व है, 2 जीव की आवश्यकता नहीं है। ब्रायोफाइलम बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये ब्रायोफाइलम पेड़ की पत्ती है मान लो, और पत्ती के किनारों से, पत्ती के मार्जिन से निकलते हैं कुछ कलिका। क्या निकलते हैं? कुछ कलिका निकलते हैं, और जब ये पत्ती जमीन पर गिरती है या जो कलिका जब जमीन पर गिरते हैं तो उस स्थिति में ये एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो पहला कहता है पत्थरचट्टा में खंडन, अब यहां से ये टूटेगा, कलिका टूटेगी या पत्ती गिरेगा, तो इस कंडीशन में खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 1 नंबर तो बिल्कुल सही है, और ये वानस्पतिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक तरीका है। दूसरा, ब्रायोफाइलम की प्रत्येक कलिका यानी मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है, देगी ये नहीं लिखा है, दे सकती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जब टूट करके अलग होता है और जमीन पर गिरता है, मिट्टी के संपर्क में आता है, तो फिर ये एक नए पादप को जन्म देता है, इसीलिए 2 नंबर स्टेटमेंट भी सही है। कुछ पादपों की जड़ भी नए पादपों को जन्म दे सकती है, सही बात है, जड़ से भी आपका वानस्पतिक प्रजनन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, और इसका एक एग्जाम्पल जो है वह आपका गाजर है। गाजर में जड़ों से होता है वानस्पतिक प्रजनन, तो 3 नंबर भी सही है। गाजर है, मूली है, ये सब क्या है? रूट्स से होते हैं, रूट्स से, गाजर, मूली, ये सब। तो ये जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा सभी स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सभी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5, पाचन के संबंध में कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले आप भोजन डालते हैं मुंह में, तो इसको कहते हैं मुख गुहिका। तो पाचन में करने के लिए सबसे पहले आपको भोजन अपने मुंह में डालिएगा, जो दांत और जीभ के बीच में जो स्थान होता है उसी को मुख गुहिका कहा जाता है, और मुख गुहिका में आपने डाला भोजन, तो सी नंबर ऑप्शन काट दीजिए। वहां से भोजन एक पाइप की सहायता से स्टोमिक में आता है, उस पाइप को कहा जाता है क्या चीज? उस पाइप को कहा जाता है ग्रसिका, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑइसोफेगस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ऑइसोफेगस। तो दूसरा नंबर जो है वह होगा आपका ग्रसिका, तो ग्रसिका आ गया, यानी मुख गुहिका, उसके बाद ग्रसिका, मुख गुहिका और ग्रसिका। ग्रसिका का मतलब ऑइसोफेगस हो गया। वहां से भोजन ट्रैवल करता हुआ आपका कहां पर पहुंचेगा? अमाशय में। अमाशय यानी कि स्टोमक, तो यहां पर हो गया अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद कहां पहुंचेगा? खाना का पाचन कहां होगा? छोटी अमाशय में। उसके बाद उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो उसका अवशोषण होता है आपका छोटी आंत में, यानी क्षुद्रांत्र में। ये सही है, वृद्धांत्र गलत हो गया। और इस वृद्धांत्र में क्या होता है? यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। जल का जो अवशोषण होता है वह होता है वृद्धांत्र में, और भोजन का जो अवशोषण होता है वह कहाँ होता है? तो वह होता है आपका कहाँ पर? तो ये होता है आपका क्षुद्रांत्र में। ऑइसोफेगस यानी ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता, ये बात याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस अंग में कोई पाचन नहीं होता है, तो आंसर देना है ग्रसिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 नंबर। अच्छा, अमाशय में मुख गुहिका में किसका पाचन होता है? तो यहाँ स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। स्टार्च का पाचन अगर पूछे कहाँ प्रारंभ होता है, तो मुख गुहिका में। अमाशय में किसका पाचन स्टार्ट होता है? तो यह होता है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ, याद रखिएगा। स्टोमक में स्टार्च का पाचन नहीं होता है, प्रारंभ। अमाशय में स्टार्च का पाचन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। अमाशय में स्टार्च का पाचन नहीं होता है। इसका पाचन नहीं होता है, स्टार्च का पाचन नहीं होता है, या कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कर देते हैं, ज़्यादातर नाम कार्बोहाइड्रेट देता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है।
कहाँ नहीं होता है, अगर पूछेगा तो क्या बोलना है, अमाशय में। किस पाचन अंग में कोई भी पाचन नहीं होगा तो वह होगा आपका कौन सा, ग्रसिका। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, अमाशय में। मुख गुहिका में किसका पाचन प्रारंभ होता है, स्टार्च का, या कार्बोहाइड्रेट ही कर दो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ, ज्यादा अच्छा यही होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, जलीय पौधों के विषय में असत्य कथन का चयन करें। जलीय पादप के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। पहला, इसका तना छोटा होगा, हल्का होगा और खोखला होगा। अगर छोटा होगा, हल्का होगा, खोखला होगा तो ये किसमें मदद करेगा, तैरने में मदद करेगा। तो पहला नंबर तो सही लग रहा है, इसलिए ए नंबर आंसर नहीं देना। जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, यही सही है, क्योंकि जल की अवशोषण, जल का अवशोषण अधिक नहीं करना होता है, जल का अवशोषण अधिक नहीं करना है, क्योंकि जलीय पादप है, अधिक नहीं करना है, करना होता है, इसीलिए ये भी सही लग रहा है, 2 नंबर भी सही है। तीसरा, सभी जलीय पौधों के फूल और परागन जल के अंदर होते हैं, फूल भी जल के अंदर, परागन भी जल के अंदर। और अब जलीय पौधों के बारे में सोचो, कोई याद आया, कमल, कमल में फूल क्या होता है, कमल में फूल जल के बाहर होता है, कमल में। उसके बाद वाटर लिली में, वाटर लिली, वाटर लिली में जल के बाहर पुष्प होता है, इसीलिए जल के बाहर पुष्प होता है। और ये कह रहा है सभी पौधों में, तो ये क्या है, गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 7 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करना। उपास्थि के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ा अथवा घुमाया जा सकता है। उपास्थि को अंग्रेजी में कहते हैं कार्टिलेज, कान में होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, जैसे अस्थि होती है, अस्थि का कमजोर रूप उपास्थि होता है। तो अस्थि कठोर है, लेकिन उपास्थि क्या होती है, उपास्थि मुलायम होती है, या कह सकते हैं नाजुक होती है। अब कहता है उपास्थि के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ा अथवा घुमाया जा सकता है। अब मान लो शरीर का कोई भाग ले लो, जैसे हाथ, हम इसको मोड़ रहे हैं या ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये क्या उपास्थि के कारण हो रहा है, सोच करके देखिए, क्या ये उपास्थि के कारण हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं, ये किसके कारण हो रहा है, ज्वाइंट के कारण हो रहा है या संधि के कारण हो रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो आपसे पूछ रहा है सत्य कथन का विचार करें, ए नंबर अपने आप खत्म हो गया, सी नंबर अपने आप खत्म हो गया। शरीर में जहां पर 2 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, क्या उसे उपास्थि कहते हैं, क्या उसे उपास्थि कहते हैं, नहीं, उसे हम ज्वाइंट कहते हैं। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले को लिगामेंट यानी स्नायु कहते हैं। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला क्या कहलाता है, अस्थि अस्थि जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से, ऐसे कर देते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, कौन जोड़ता है, स्नायु, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लिगामेंट। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है लिगामेंट। और अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, अस्थि को मांसपेशी से, मांसपेशी से कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है आपका टेंडन, कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है आपका टेंडन, TENDON, टेंडन। अब कहिए शरीर में जहां पर 2 हड्डियां एक दूसरे को जोड़ती हैं, क्या उसको उपास्थि कहते हैं, बोलेंगे नहीं, तो ये 2 नंबर भी गलत है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 4, न तो 1 न तो 2। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार करें। मंड का पाचन मुख में ही आरंभ हो जाता है, मंड का मतलब वही स्टार्च हुआ या कार्बोहाइड्रेट हुआ, अभी बताए थे, सही है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में आरंभ हो जाता है, ये भी सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मुख में पाचन आरंभ हो जाता है और किसके द्वारा होता है, तो ये होता है टाइलिन एंजाइम के द्वारा, टाइलिन से। और प्रोटीन का पाचन जो अमाशय में आरंभ होता है, वो जिस एंजाइम से होता है उसको कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिनोजेन को सक्रिय करने के लिए कौन सा अम्ल होता है, बताओ तो। पेप्सिनोजेन HCl अम्ल से सक्रिय होकर, HCl अम्ल द्वारा सक्रिय होता है, सक्रिय होकर पेप्सिन में बदल जाता है, किसमें, पेप्सिन में। और यही पेप्सिन में
परिवर्तित होता है और यही पेप्सिन पाचन में मदद करता है, पेप्सिन में परिवर्तित होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन आइए 9 नंबर। एक्वारेजिया के संदर्भ में असत्य कथन। एक्वारेजिया को अम्लराज के नाम से हिंदी में जानते हैं और साथ में इसी को रॉयल वाटर कहा जाता है, रॉयल वाटर कहा जाता है। पहला बात कहता है यह सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और तनु HCl, तनु नहीं होगा, यह सांद्र HCl का ताजा मिश्रण है। तो असत्य कथन बोल रहा था, पहला सही हो, आंसर हो गया। इसमें HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 है, बिल्कुल सही। यह प्रबल संचारक भी है, जब किसी भी धातु को घुलाने की क्षमता है, सोना प्लेटिनम ये सब को भी, तो यह गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में सामर्थ है, ये भी सही है। और गोल्ड इसमें घुलती है किसके कारण? तो AuCl4 बनने के कारण। क्या बनती है? AuCl4 क्लोरोरिक एसिड बनती है, जिसके कारण ये क्या होता है कि आपका गोल्ड और प्लेटिनम एक्वारेजिया यानी अम्लराज में घुल जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्या बनकर घूमता है? तो कहेंगे AuCl4 बनकर घूमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अभिक्रियाशीलता के आधार में बढ़ते क्रम में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर है पोटेशियम, उसके बाद कौन है? सोडियम, उसके बाद कौन है? कैल्शियम, उसके बाद कौन है? मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद टिन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, इसके बाद मरकरी, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद गोल्ड और सबसे लास्ट प्लेटिनम। अब इसी श्रेणी को देख लीजिए, इसी श्रेणी को देख लीजिए। सबसे लास्ट में सोना है, तो ये ठीक ही लग रहा है, सी काट दीजिए। सोना उधर से शुरू करिए, सोना के बाद कॉपर होना चाहिए, सोना, सोना के बाद आयरन है, सोना के बाद जिंक है, सोना के बाद कॉपर है। डी नंबर ऑप्शन है, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। देखो, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। क्रियाशीलता का क्रम चेक करो और इस चीज को जरूर याद रखो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। बताओ सफेदी करने में किसका यूज किया जाता है? तो सफेदी करने में यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको क्या कहते हो आप? इसको आप कहते हो बुझा हुआ चूना, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो घर का सफेदी करने के लिए करते हैं, घर का सफेदी। अब इस बुझे हुए चूना का वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्शन होता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में बनता है H2O, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चमकता है। हालांकि याद रखना, चमक का कारण यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा, बाइकार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चमक होता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि संगमरमर का फॉर्मूला क्या होगा, संगमरमर, या पूछ दे सपोज कर लो कि चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होगा, या पूछ दे तुम्हारा चौक का फॉर्मूला क्या होगा, चौक का, चौक को ही खड़िया कहते हैं। तो हालांकि अगर इन सब का फॉर्मूला पूछे तो ये फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3 ही होता है। अगला क्वेश्चन आइए 12। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बताओ, सबसे पहला है फोम। फोम का मतलब क्या होता है? फोम का मतलब होता है कि गैस, सॉलिड में गैस या लिक्विड, नहीं सॉलिड में, सॉरी गैस या लिक्विड नहीं, सॉलिड में, सॉलिड में आपका गैस। तो सॉलिड में गैस, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? इसको हम कहते हैं फोम। या फिर कह सकते हैं कि सॉलिड में या लिक्विड में गैस, लिक्विड में अगर गैस होगा तो भी हम इसको फोम कह सकते हैं, लिक्विड में अगर गैस रहेगा तो भी हम इसको क्या कह सकते हैं? फोम कह सकते हैं।
अगर सॉलिड में गैस रहे या लिक्विड में गैस रहे तो इसको फोम कहा जा सकता है। अब यहाँ पर फोम है, देखो पनीर है, दूध है, कुहासा है और स्पंज है। सॉलिड में गैस यानी ए का ऑप्शन नंबर 3, ए का ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आ जाओ एरोजोल। एरोजोल क्या होता है? तो एरोजोल होता है आपका गैस में सॉलिड या लिक्विड। ये क्या कहते हैं? गैस में सॉलिड या लिक्विड, गैस में सॉलिड या लिक्विड अगर है तो इसको कहा जाता है एरोजोल। और गैस में सॉलिड या लिक्विड का एग्जाम्पल एक तो हो गया कुहासा, तो कुहासा हो गया, या फिर आप इसको धुआं भी कह सकते हो, धुआं भी इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। कोहरा भी इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी के साथ किसका मैच करोगे? तो बी के साथ 4 मैच करोगे। अब 3 और 4 ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। जेल, जेल क्या होता है? जेल, तो जेल होता है सॉलिड में लिक्विड। सॉलिड में यानी ठोस में अगर कोई द्रव है, सॉलिड में अगर कोई लिक्विड है, तो इस सॉलिड में लिक्विड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जेल। अब सॉलिड में लिक्विड जेल का एग्जाम्पल पनीर हो गया। और इमल्शन, दूध में दूध, यानी लिक्विड में दूध क्या बोलेंगे? पानी में या दूध में वसा, है ना, दूध में वसा। लिक्विड में ठोस, लिक्विड में छोटा ठोस होता है, इसको कहते हैं लिक्विड में सॉलिड, या फ्लैट ग्लोब्यूल्स होता है, हालांकि इसको सॉलिड भी नहीं कहेंगे, लिक्विड में लिक्विड, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका वसा। वसा कहाँ गया? ये दूध, इसको कहेंगे आप इमल्शन यानी पायस, पायस। आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 13। देखो, निलंबन के संदर्भ में असत्य कथन को चयन करें। आप जानते हो कि घोल 3 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक विलयन, एक होता है कोलॉइड और एक होता है निलंबन। अब बोल रहा है निलंबन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है। पहला, यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में एक होता है कोलॉइड और एक होता है निलंबन यानी सस्पेंशन। सस्पेंशन को अंग्रेजी हिंदी में निलंबन कहते हैं। पहला नंबर सही है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते, सही है। टिंडल प्रभाव इसको कहा जाता है, और टिंडल प्रभाव दोनों दिखाता है। कौन कौन? ये कोलॉइड भी दिखाता है और निलंबन भी दिखाता है। कोलॉइड और निलंबन यानी सस्पेंशन, ठीक है। तीसरा, निलंबन अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है? तो बोलेंगे निलंबन अस्थाई होता है, ये आपका सही कथन है। निलंबन अस्थाई होता है। कोलॉइड जो होता है वह कम अस्थाई होता है। कोलॉइड ये होता है कम अस्थाई, कम अस्थाई। और इसके बाद तुम्हारा एक और कौन होता है? एक और होता है वास्तविक विलयन, और ये होता है अस्थाई। वास्तविक विलयन और ये होता है अस्थाई। तो ये सब तो आपको सही स्टेटमेंट है। अब क्या बचा? सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, ये गलत है। असत्य कथन का चयन करें। विषमांगी है, प्रकाश किरण को फैलाता है, निलंबन अस्थाई होता है। निलंबन अस्थाई नहीं होता। कोलॉइड कम अस्थाई, वास्तविक विलयन ये होता है स्थाई, गड़बड़ हो गया। वास्तविक विलयन हो गया अस्थाई और निलंबन अस्थाई होता है, ये क्या होता है? अस्थाई। इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। गलत पहचानना था, निलंबन अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। अब देखो, गंदा पानी है, मान लो गंदा पानी है, गंदा पानी को थोड़ा देर छोड़ दोगे तो गंदगी नीचे बैठ जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं ना हुआ, ये क्या हो गया? अनस्टेबल। चीनी पानी का घोल है, इसको अगर आप चीनी पानी का घोल है, अगर इसको छोड़ दोगे तो चीनी नीचे बैठेगा नहीं, तो वह अस्थाई हुआ। जो नीचे नहीं बैठे वो अस्थाई, जो नीचे बैठ जाए वो अस्थाई। गंदगी क्योंकि नीचे बैठ जाता है इसीलिए ये अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। अगला क्वेश्चन आओ 14। ताप परिवर्तन होने पर क्या होता है? ताप परिवर्तन होने पर परिवर्तित होता है। देखो, प्रतिरोध 4 चीजों पर निर्भर करता है। किस पर? किस पर? एक, लंबाई, दूसरा मोटाई जिसको आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हो, तीसरा हो गया ताप, और चौथा हो गया प्रकृति, है कि नहीं। और प्रतिरोधकता 2 चीज पर निर्भर करती है, एक होता है प्रकृति पर और एक होता है ताप पर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ताप परिवर्तन होने पर क्या बदलेगा? तो ताप बदलने पर दोनों बदलेगा, प्रतिरोध भी प्रतिरोधकता भी। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, और प्रतिरोधकता की मात्रक क्या होती है? ओम मीटर।
प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अगला आ जाइए 15। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का क्या होगा? हम लोग जानते हैं I बराबर होता है V बाई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर R बढ़ाओगे तो I का मान क्या होगा? घटेगा। यानी किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा क्या होती है? घटती है। रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 16। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। परिनालिका सोलिनॉइड को कहते हैं। ये इस तरीके से इंसुलेटेड तांबा का तार को लपेट दीजिए स्प्रिंग के रूप में, इसको कहा जाता है सोलिनॉइड। इसको कहा जाता है सोलिनॉइड। अब इसमें करंट के घूमने की दिशा पर इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है। देखो सोलिनॉइड का चुंबकीय व्यवहार कैसा होता है? तो क्षण चुंबक के समान होता है। क्षण चुंबक के समान होता है। अब एक तरफ से देखने पर अगर करंट इसमें, मान लो इधर से देखने पर करंट इसमें आगे से नीचे उतरे और पीछे से ऊपर चढ़े, ऐसे आगे से नीचे उतरे पीछे से ऊपर चढ़े, ऐसे आगे से नीचे पीछे से ऊपर, इसका मतलब ये हुआ क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करंट चलती है, इसमें क्लॉकवाइज करंट चलती है तो इसमें इस साइड बनेगा साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल। तो इधर अगर साउथ बनेगा तो इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। लेकिन अगर इसमें पीछे से ऊपर चढ़ेगा और आगे से नीचे आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बात समझ रहे हो? इसमें आगे से नीचे उतर रहा था, पीछे से ऊपर चढ़ रहा था। अब ऐसा हो जाए कि आगे से ऊपर चढ़े और पीछे से नीचे, ऐसे जाए, ऐसे करंट जा रही है। मतलब इस तरीके से आगे से ऊपर चढ़ रही है, पीछे से नीचे उतर रही है, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। आगे से ऊपर चढ़ रही है, पीछे से नीचे उतर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हो गया तो ये कौन सा बन जाता है? ये बन जाता है नॉर्थ पोल। अब जो क्षण चुंबक होता है वह इस प्रकार से व्यवहार करता है, माने सोलिनॉइड क्षण चुंबक के समान कार्य करेगा। सोलिनॉइड किसके कारण कैसा काम करता है? क्षण चुंबक के समान काम करता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है? तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए मैक्सवेल का राइट हैंड नियम होता है। इसको कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठा का नियम, राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का, ये एम्पियर का नहीं है, यहां दिया हुआ है एम्पियर का, एम्पियर नहीं काट के यहाँ मैक्सवेल कर दो, यहाँ कर देना मैक्सवेल का दायां हाथ का नियम, और आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर दिया ही नहीं था, कौन दिया था? मैक्सवेल दिया था। तो इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल कहा जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग नहीं। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम जो होता है ये मोटर पर लगने वाले बल की दिशा या धारावाही चालक पर बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा बताता है, बल की दिशा बताता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 17। कहता है कथन ए एवं कारण आर पर विचार करिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। बिल्कुल सही। धारावाही परिनालिका के अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करोगे, मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, बिल्कुल एक समान। चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा बिल्कुल। तो ए नंबर बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बी नंबर परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग हम लोग जीरो मानते हैं। यह भी सही है क्योंकि करंट इतना में ही है, इसलिए अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है और बाहर वाला को लगभग शून्य माना जाता है। अंदर की तुलना से करें तो बाहर बहुत कमजोर है, इसीलिए इसको शून्य मानते हैं। अंदर से तुलना करने पर बाहर वाला बहुत कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए इसको लगभग शून्य माना जाता है। अंदर में एक समान होता है। तो ये ए नंबर सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है, इसीलिए कहेंगे दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए एवं कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 18। बताओ, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ है, अच्छी बात है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ है।
अब कहता है वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अगर वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा भाई मेरे? तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यहाँ फोकस पर प्रतिबिंब बना। वास्तविक उल्टा बहुत छोटा बनेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अब लेंस के अपर्चर को आधा कर दिया जाता है। लेंस को अपर्चर को आधा कर दिए मतलब कि अब आपने जो लेंस यूज किया वह आधा ही लेंस यूज किया। आधा लेंस यूज करिएगा तो क्या लेंस की फोकस दूरी चेंज हो जाएगी? नहीं। लेंस की फोकस दूरी याद रखना, अपर्चर आधा करने पर आधा कर दिया जाए तो इससे लेंस की फोकस दूरी चेंज नहीं होगी। अपर्चर आधा कर दिया गया, इससे लेंस की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं, फोकस दूरी बदलती नहीं है। जब फोकस दूरी बदलती ही नहीं है तो प्रतिबिंब कहीं और बनेगा ही नहीं। हाँ, प्रकाश जरूर कम जाएगा, प्रकाश जरूर कम जाएगा तो छवि फोकस पर ही बनेगी परंतु धुंधली होगी। प्रकाश का अपवर्तन कम होने के कारण, प्रकाश का अपवर्तन कम होने के कारण, प्रकाश का अपवर्तन कम होने के कारण ऐसा हुआ। अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। दो समतल दर्पण 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक समतल दर्पण है, दूसरा समतल दर्पण है और ये कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? तो 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर एक किरण आपतित होती है। पहले दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित हुआ। कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखो, नंबर ऑफ इमेज बनाने का तरीका क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ इमेज बनाने का तरीका 360 बटे थीटा माइनस 1, या तो 360 बटे थीटा नहीं तो 360 बटे थीटा माइनस 1, जिस किसी से विषम संख्या आ जाए। यहां पर 60 डिग्री दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को यूज करो, 360 बटा 60 माइनस 1 यानी कितना इमेज हो गया? 5। जब 5 प्रतिबिंब हो गया तो ये 5 प्रतिबिंब ये खत्म और अनंत प्रतिबिंब खत्म। अब 90 डिग्री पर कि 30 डिग्री पर? अब 30 डिग्री पर है तो निकलने वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री वाला ही होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर, 30 डिग्री पर। ठीक है, फाइनली जब निकलेगा यहां से, जब यहां से ये टकराएगा तो देखो ध्यान से देखना, यहां से जब ये टकराएगा तो ये एंगल अभी कितना था? ये था 30 डिग्री और यहां से एंगल कितना बना? ये एंगल कितना बना? 30 डिग्री। तो ये 30 दिस 60 हो गया। ठीक है, इधर का एंगल 60 डिग्री, इधर का एंगल 60 डिग्री, ये 60 है, ये 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। अब ये जब यहाँ पे टकराएगा तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री का। जब ये एंगल 30 डिग्री का होगा तो यहाँ से कितना जाएगा? 30 डिग्री। फाइनली कितना बार भी रिफ्लेक्ट होगा, कहानी कुछ ऐसा ही रहेगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा 5 प्रतिबिंब 30 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा के लिए आवश्यक है? हॉट स्पॉट की अवधारणा के लिए कौन सा आवश्यक है? क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए। कम से कम 1500, पहला तो सही है। हॉट स्पॉट हमारे भारत में कहाँ है? हिमालय में, हिमालय में यहाँ हॉट स्पॉट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, वहां पर हॉट स्पॉट है जहां पर जैव की मात्रा बहुत अधिक है ना? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट यहां पर है। ठीक है, तो क्षेत्र ने अपनी मूल वनस्पति का कम से कम 70% खो दिया हो, यह भी सही है। यह क्षेत्र अनिवार्य रूप से विषुवत रेखा के निकट होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। आंसर हो जाएगा कौन सा? 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि 28 सेंटीमीटर है। परिधि 28 सेंटीमीटर है, परिधि और 28 सेंटीमीटर लंबाई, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि और 28 सेंटीमीटर लंबाई तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये 2 गुना 22/7 और गुना कितना? 14। 7 दूना 14, 2 दूना 4 और ये 88 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 × L + B। तो ये हो जाएगा 2 × 20 + 28, ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर।
अब दोनों में अंतर देख लो, तो अंतर कितने का आ गया? 8 सेंटीमीटर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो एस आर एस के बाएं, तो एस के बाएं यहां आर कर दो, आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर है। इसके बाद कहता है 5 ही लोग हैं तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, पी क्यू के दाएं है, पी क्यू अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। टी एक छोर पर बैठा है, टी एक छोर पर बैठा है, मान लो यहां बैठा दिए, वहां भी बैठा सकते हैं। टी एक छोर पर बैठा है। अब क्या कहता है, आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, पी क्यू के दाएं, पी क्यू के दाएं है, पी क्यू के दाएं है, तो पी क्यू के दाएं है मतलब पी और क्यू को कहां लगा दोगे? पी और क्यू को कहां लगा दोगे? तो कहता है पी, पी कहता है क्यू के दाएं है, तो क्यू के दाएं है, यहां कर दो। अब 1 2 3 4 5, पी क्यू के दाएं है, पी क्यू के दाएं है, टी एक छोर पर बैठा है, तो क्या हो जाएगा बताओ? पी क्यू के दाएं है, क्या कहता है? आर एस के बाएं, आर एस के बाएं, यहां उल्टा हो गया ना, आर एस के बाएं, एस के बाएं, एस के बाएं, यहां होगा आर दूसरे स्थान पर है, पी क्यू के दाएं है, पी क्यू के दाएं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, पी क्यू के दाएं है, तो पी क्यू के दाएं है, पी क्यू के दाएं है, तो यहां क्यू कर देते हैं, यहां पी कर देते हैं। पी क्यू के दाएं है, उल्टा हो गया ना, पी क्यू के बाएं हो गया, यहां कर दो क्यू और यहां कर दो पी, ये हो गया। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? टी आर क्यू एस पी हो गया, टी आर क्यू एस पी। टी और क्यू के बीच में कौन बैठा है? तो टी और क्यू के बीच में कौन बैठा है? आर बैठा है, आंसर ए दे दो। अगला क्वेश्चन है 23, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 55% वोट मिला, वेरी गुड, ये, और वह 12,500 वोट से जीत गया, 12,500 वोट से, यानी कि जो जीता उसको मिला कितना परसेंट? 55%, और जो हारा उसको कितना मिला? हारा उसको मिला 45%, ठीक है। तो अंतर कितने का हुआ? अंतर हुआ 10% का, और 10% बराबर कितना है? 1,25,000, नहीं 12,500, तो 10% बराबर इतना, तो डाले गए कुल वोट 100% होंगे, तो 1 2 5 1 2 3, यानी 1,25,000, 1,25,000, जीता इतना हारा इतना, तो जीत का मार्जिन 10%, 10% 12,500 है, 100% कितना होगा? अगला देखो, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, तो क्वेश्चन है 25 गुना 10 प्लस 5 डिवाइड 4 माइनस 2, कहता है यदि प्लस का अर्थ घटाना है, तो प्लस का अर्थ घटाना यानी यहां घटा दो, इसके बाद गुना का अर्थ जोड़ना है, गुना का अर्थ जोड़ना है तो यहां पर जोड़ दो, गुना का अर्थ जोड़ना है, भागा का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ गुना है, और माइनस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 गुना 5 कितना हो गया? ये पूरा हो गया 10, 10 और 10 कट गया, आंसर हो गया 25, ऑप्शन नंबर सी है ना। ये सब आप खुद से भी कर सकते हो। एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 की दर से केला खरीदा, यानी 12 की दर से 12 केला 10 में, तो एक का दाम कितना हो गया? 10/12, 10/12 मतलब 10/12 ही रहने दो, काटना जरूरी नहीं है, 5/6 भी लिख सकते हो, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। और 12 रुपए में 10 की दर से बेचा, तो 10 में 12, तो एक का कितना हो गया? 12/10, और ये हो गया एसपी, ये क्या हो गया? एसपी। क्वेश्चन पूछता है अब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 12/10 माइनस 10/12 बटा 10/12 और गुना कर दो 100%। यहां पर देखो 12 और 10 का एलसीएम 120 हो गया, यहां पर हो जाएगा 12 गुना 12 144, अब माइनस ये हो गया 100, नीचे कितना हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा जी? नीचे हो जाएगा आपका 10 और बटा 12 गुना क्या? इतना।
अब देखो 12 गुना ये 10 और ये 10 और ये 10, ये 144 में 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 44, यानी आंसर हो जाएगा 44%। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 44%। 44% का क्या हो गया? लाभ हो गया। आंसर हो जाएगा 12/10 बटा 10/12 गुना, परसेंटेज में निकालना है ना, तो 10/12 गुना 100। ठीक, 10/12। यहीं पे गड़बड़ है ना। ये कितना था नीचे? 120। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे करोगे तो ये 12 और ये 10 है ना, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा 10। ये 10 से गुना होगा 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 44%। आंसर हो जाएगा 44%। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई वॉज बॉर्न इन 1974। आई फर्स्ट, विल गो, हैव गॉन, हैड गॉन, वेंट। आई फर्स्ट वेंट टू स्कूल इन 1980। आंसर डी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोवाइडेड। एफरल। एफरल का मतलब होता है कम, और इसका मतलब कौन सा होता है? फ्लीटिंग, परमानेंट, लास्टिंग, इटर्नल, ये सब इसका मतलब नहीं होगा। 28 देखो, वी वेंट टू पटना मार्केट यस्टरडे टू बाई सम फ्रूट्स एंड फर्नीचर्स। ये फ्रूट्स और फर्नीचर्स नहीं होगा, ये कभी भी अनकाउंटेबल होता है, फ्रूट एंड फर्नीचर होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा? फ्रूट एंड फर्नीचर्स। ये गलत है। 29 नंबर देखो, क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे थे कौन सा काल है? अब भविष्य काल तो नहीं है होगा, वर्तमान नहीं है, अब पूर्ण भूतकाल होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखो, अथवा शब्द किस प्रकार का अवयव है? हिंदी का क्वेश्चन है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, कालवाचक है, अथवा कौन सा होता है? समुच्चय बोधक होता है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अंजलि माधव स्वागत करती हूँ आपका केजिस परिवार में। और आज हम लगाएंगे टेस्ट नंबर 11। तो तैयार हो? चलो देखिए पहला प्रश्न क्या है जनाब आपके लिए यहाँ पर। तो ये लीजिए भाई, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यानी कि इसमें जो जोड़ी है हमें गलत वाली चुननी है कि कौन सा गलत चुना गया है, कौन सा गलत बनाया गया है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय बताया गया है, सामवेद का जैमिनी उपनिषद बताया गया है, अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण है, और यजुर्वेद का छंदोग्य उपनिषद है। तो गलत हमें चुनना है। अगर हम गलत की बात करें तो ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौस्तिकीय दोनों ही सही है। सामवेद का जैमिनी बिल्कुल सही है, और पंचविश भी सही है, संडविश भी सही होता। अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण होता है, ये वाली बात भी सही है, लेकिन यजुर्वेद का छंदोग्य नहीं होता, सतपथ और तैतरीय होता है ब्राह्मण। छंदोग्य तो सामवेद से जुड़ा हुआ है, सामवेद का है ये। तो ये वाला जो कथन है ये गलत दिया गया है। तो ये युग्म हमारा क्या है? गलत जुड़ा हुआ है। आए अगला प्रश्न देखें क्या है। अशोक के स्तंभ लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लेंगे भाई। दिल्ली टोपरा स्तंभ और दिल्ली मेरठ स्तंभ दोनों को ही फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। और फिर इसी टोपरा स्तंभ को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा भी था। 7वां स्तंभ लेख जो दीर्घ स्तंभ लेखों में सबसे लंबा है, मूलतः सारनाथ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख मूलतः कौशाम्बी में था और बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थापित किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखो पहला कथन भी सही है और ये वाली बात भी सही है कि कौशाम्बी में था प्रयाग स्तंभ, इसे बाद में अकबर इलाहाबाद किले में ले गया, क्योंकि इलाहाबाद की स्थापना 1575 में अकबर ने करी और वहीं किले का निर्माण भी करा। लेकिन इसमें दूसरा कथन गलत है। जो 7वां स्तंभ लेख है ना, यह सारनाथ से प्राप्त नहीं हुआ, टोपरा से हुआ है। तो ये वाला गलत हो गया। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 का ऑप्शन अपने पास कहाँ है भाई? विचार कर लें भाई। तो 1 और 3 का ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें कथन गलत हो गए हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 दिया या 1 और 3 होना चाहिए था। तो 1 और 3 सही है। ठीक है, सही है। यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन, तो यहाँ हो सकता है 1 टाइप करना होगा, 2 हो गया गलती से। 1 और 3 यहाँ एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, चले अगला देखें। चोलकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मतलब सही जोड़ी हमको चुनना है।
तो चतुर्वेदी मंगलम ये एक भूमि का प्रकार होता था, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि होती थी। दूसरा है ब्रह्मदेय, मंदिरों को दी गई भूमि होती थी। देवदान, धार्मिक उपयोग हेतु दान में दी गई भूमि होती थी। तो हमें सही युग्म चुनने हैं, सही युग्म चुनने हैं। तो देखो चतुर्वेदी मंगलम, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि होती थी। ब्रह्मदेवी, ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो कहलाती थी। और मंदिरों को दान में दी गई भूमि देवदान कहलाती थी, जो धार्मिक कार्यों के लिए, मंदिरों के लिए, है ना, जो धार्मिक संस्था बनाने के लिए प्रयोग की जाती थी भूमि। यानी कि ब्रह्मदेय यहाँ पर क्या है, गलत है, ये वाली बात गलत है, क्योंकि चतुर्वेदी सही है, देवदान भी सही है। जो ब्रह्मदेय है ये मंदिरों के लिए नहीं होती थी, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी ना वो हुआ करती थी। तो यहाँ पर 1 और 3 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आए अगला देखें, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, ये इसके कथन ऐसे कैसे दिए, ए बी सी डी कहां से आ गया, है ना, ये इन्होंने गड़बड़ लिख दिया है, ये यहीं आएगा, है ना, ये 1 2 3 चुनना है हमें। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट की बात करें या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें या अवध एक्ट की बात करें, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कब आया। तो अगर हम ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की बात करें 1876 में आया था, यानी कि 4 सबसे पहले अपन को मिलना चाहिए, हालांकि मिल गया पर अपन देख लेते हैं। 1876 में आया। और वर्नाकुलर की बात करें तो लेटिन के टाइम 1878 में आया। अगर अवध एक्ट की बात करें तो 1886 में, और टेनेंसी आपको 1885 के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, नहीं अच्छा यहाँ पे ईयर गलत हो गई, ये 6 होगा, सॉरी शक्तिमान, हाँ ये ठीक है, ये 85 में आया था। चलो, तो हमने क्या देखा, चौथा है, इसके बाद दूसरा है, इसके बाद मैंने ईयर गलत लिख दी है क्या, रुको देखने देख बारी। टेनेंसी एक्ट जो है, हाँ 85 में आया, हाँ सही लिखा था, 85 में आया था, मैंने इसको गलत लिख दिया बच्चा, सही लिखा था, सही बात है, सही बात है, हमें कंफ्यूज हो गए। एक तो एक जैसी ईयर है ना, क्योंकि जो अवध एक्ट है बेसिकली ये 85 में चर्चा में आ चुका था, 86 में ये पारित हुआ। तो हाँ ये वाली बात सही है। तो चौथा हो गया, दूसरा हो गया वर्नाकुलर वाला अपना 78 वाला, इसके बाद में 85 आएगा, तो बंगाल टेनेंसी वाला हो गया, इसके बाद में 86 वाला आएगा अवध एक्ट वाला, तो ये तीसरा हो गया। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट 4 2 1 3। ठीक है, आपको बता दें अवध एक्ट भी 1885 ही मिलेगा, लेकिन 1885 में इस पर चर्चा हुई, आया 1886 में था, है ना, मेरे भी दिमाग से इसलिए कंफ्यूजन हो गया। चलो आओ अगला देखे क्या है। मौर्य प्रशासन में समहर्ता किस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, न्याय विभाग का, उद्योग विभाग का, कर निर्धारण या वित्त विभाग का, या कृषि विभाग का। तो देखिए मौर्य प्रशासन में समहर्ता, समान रूप से हरेगा कर सबसे, तो कर हरने का काम करता था, नहीं टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था। तो वित्त विभाग, तो समहर्ता यूं मान लो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। न्याय विभाग की अगर बात करें तो प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिका कहा जाता था। उद्योग की बात करें तो उद्योग विभाग को देखने के लिए होते थे कर्मांतिका, जो कारखाने उद्योग के लिए नियम कानून बनाते थे। अगर कृषि विभाग की बात करें तो कृषि भूमि को सीता कहा जाता था, और इस भूमि के जो मालिकाना हक रखते थे, जो उनका देखरेख करते थे, जिनके पास ऑथेंटिकेशन करने के लिए सारे पावर होती थी, ऑथराइज पर्सन होते थे, वो कहलाते थे सीता अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा सीता अध्यक्ष। ठीक है, उद्योग का हो जाएगा कर्मांतिका, कर्मांतिका, और न्याय विभाग व्यवहारिका, व्यवहारिका, और व्यवहारिका, और साथ के साथ रज्जुक, जो लोकल लेवल पर न्यायालय होते थे ना, नगर के लेवल पर, उसमें रज्जुक बैठा करते थे, जो भूमि मापने का भी काम करते थे और न्याय व्यवस्था का भी काम करते थे। लेकिन अगर हम बात करें मौर्य प्रशासन में 2 सबसे बड़े न्यायालय होते थे, एक धर्मस्थी और एक कंटक शोधन। तो धर्मस्थी और कंटक शोधन, इनके जो जज होते थे न्यायाधीश, वो प्रमुख न्यायाधीश में आते हैं, व्यवहारिका कहा जाता था। आए अगला प्रश्न देखें क्या है, किसने कहा था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम है।
गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये कर्जन के समय आया था 1904 में, और उसका काम था कि सारे कॉलेज पे एक तरीके से कंट्रोल कर लेना, टीचर्स पे, उनके स्टूडेंट्स पर, उनकी एक्टिविटी पर नजर रखना, है ना। तो 1904 में ये अधिनियम आया। इसके विरोध में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, क्या कहा कि ये जो जितनी भी राष्ट्रीय एजुकेशन है इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे नहीं जा पाएगा, पीछे हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। आए अगला प्रश्न देखें, निम्न कथनों पर विचार करें। कर लेंगे भाई विचार। राजेंद्र प्रसाद का कहना था क्या, अस्पृश्यता मनुष्य के आत्मसम्मान पर आघात है, यानी कि जो छुआछूत करते हैं इससे आत्मसम्मान टूटता है सामने वाले का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था भाई, अस्पृश्यता आत्मा की गुलामी है, आत्मा की गुलामी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये क्या कहते हैं, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मानव मानव में भेद करता है। तो तीनों लोगों के जो कथन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। राजेंद्र प्रसाद जी ने बिल्कुल यही बात कही थी कि आत्मसम्मान खराब होता है अगर हम अस्पृश्यता को बढ़ावा देते हैं तो। और जो जवाहरलाल नेहरू है वह भी क्या कहते हैं कि आत्मा की गुलामी करना है अगर हम अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। और बी आर अम्बेडकर जी ने तो छोड़ ही दिया था धर्म अस्पृश्यता के चलते, उन्होंने कहा मानव को मानव ना माना जाए, मैं उस धर्म को नहीं मानता। तो तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे बच्चा, तीनों ही कथन अपने सही हो जाएंगे। अगला देखें, मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसका निरीक्षण करता था। मुहतसिब एक पोस्ट हुआ करती थी, एक अधिकारी होते थे, उनके काम के बारे में पूछा गया है। तो शाही हरम को देखा करते थे, नैतिक आचरण और बाजार व्यवस्था को, भूमि मापन का काम करते थे, या सैन्य अनुशासन पर पाबंदी लगाया करते थे, अनुशासन को देखते थे। तो यहाँ देखिए मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब हैं बेसिकली इनका काम होता था सेंसरशिप देखना, यानी कि ऐसा नहीं है कि अब जैसे कोई राह चलते गलत काम करने लग जाए तो रोका जाएगा ना, उस पर लीगल कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए नियम कानून बनाए जाएंगे, पुलिस को बिठाया गया ऐसी कोई हरकत ना करे, बजरंग दल बनाया गया, अलग अलग चीजें बनाएंगी। तो मुहतसिब जो थे इनका काम था ये देखना कि लोग सही से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ बाजार व्यवस्था भी देखा करते थे। तो नैतिक आचरण पर काम करते थे ये। आए अगला देखे बच्चा, अरे बड़ा लंबा सा है, आओ देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2। अच्छा, एक तरफ शासक है, एक तरफ उनके कार्य दिए गए हैं, इनको हमें मिलाना है। तो गोपाल जी ने क्या काम किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो धर्मपाल ने बनवाया। तो जावा शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार हेतु 5 गांव दान में दिए थे, तो ये तो देवपाल ने दिए थे। और गंगा अभियान का सामना चोल शासक राजन चोल प्रथम का महिपाल ने करा था। तो पहले का यहाँ पर डी होगा, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला जो है उसकी स्थापना की, और देवपाल जो हैं इन्होंने क्या किया, देवपाल ने जो जावा के शासक हुए उनको जमीन दान में दी। तो यहाँ देखें गोपाल जो हैं इन्होंने क्या कर दिया, पाल वंश के संस्थापक हुए, धर्मपाल ने विक्रमशिला जीत बनवा दी, देवपाल ने 5 गांव दे दिए थे, ठीक है चले, और महिपाल ने गंगा अभियान करा था। तो पहले का डी, तो पहले का डी है, डी वाला पहले ही ऑप्शन है। दूसरे का ए, एक बार चेक कर लेते हैं, तीसरे का बी, और चौथे का सी। हाँ चलो भाई, ये वाला अपना करेक्ट आंसर होगा। आए अगला देखें, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया, अशोक मेहता, आर.सी. मजूमदार, कार्ल मार्क्स, शशि भूषण। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक किताब है जिसका नाम है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी किताब है और 1857 से जुड़ी हुई। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब लिखी गई थी वीडी सावरकर द्वारा, लेकिन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी। तो अगर यहाँ पर वीडी सावरकर होते और कार्ल मार्क्स नहीं होते तो फिर अपन उस पर क्लिक करते, क्योंकि उनकी भी किताब थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है चले भाई, आए अगला प्रश्न देखें, अष्टप्रधान परिषद के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुनिए। सही सुमेलित युग्म चुनिए, चुन लेंगे भाई, पंडित
पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख, हाँ ठीक है। सुमंत विदेशी विभाग देखते थे, ठीक है। चिटनिस न्याय विभाग देखते थे, नहीं ये वाली बात गलत है। चिटनिस जो है उनके दरबार में ही रहा करते थे, एक तरीके से बीरबल की तरह बागपटुता वाला काम करते थे। और वाक्यान्विश अभिलेख एवं दरबारी कार्य करते थे, हाँ बिल्कुल। तो चौथी बात बताइए, चिटनिस जो है ना दरबारी कार्य करते थे, न्याय विभाग देखने का काम चिटनिस का नहीं हुआ करता था। तो ये वाला पॉइंट अपना गलत है। तो 1 2 4 1 2 4 पहला ही ऑप्शन अपन को दिया गया है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कर लेंगे भाई साहब। फ्रांसीसी गवर्नर है और एक तरफ योगदान है। फ्रांसिस कैरो सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रैंको मार्टिन तो पांडुचेरी की स्थापना की थी इन्होंने, बिल्कुल सही है, 1673 और 4 में। जोसेफ फ्रांस डुप्ले फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करा, बिल्कुल। अगर पूछा जाए कि भारत में फ्रांसीसी विस्तार किसने करा, तो फ्रांसवा डुप्ले ने करा था। तो सीधा सीधा है, ये तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो ए का 1 इसमें भी है, लेकिन इसमें बी का 3 है, इसमें 2 है। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। चले आए अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे भाई। इसे अथर्वग्रीस वेद भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अधूरा सा नहीं लग रहा क्वेश्चन, चलो देखते हैं आगे। इसे अथर्वग्रीस वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना अथर्वा और अंग्रेज ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग और जादू टोना जैसे लौकिक विषयों का वर्णन मिलता है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्म कहलाता है। इसे अन्य 3 वेदों से पहले रचा गया था। अब यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं ये अथर्ववेद से जुड़े हैं, तो हमें लिखना चाहिए था, आई थिंक सो इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या अथर्ववेद से जुड़े हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो बातें लिखी है ना अथर्ववेद के बारे में है। अथर्ववेद को अथर्वग्रीस वेद कहा जाता है, सही बात है। अथर्ववेद के अंदर ब्रह्म ज्ञान, औषधि, जादू टोना, वशीकरण ये जानकारी है। जो औषधि की जानकारी है, इसी के लिए तो जो ऋषि सुश्रुत हुए उन्होंने कहा कि मैं ऋग्वेद को नहीं, मैं अथर्ववेद को औषधि का जनक मानता हूं। तो अगर पूछा जाए ना कि आयुर्वेद का जनक किस वेद को कहा गया सुश्रुत के अनुसार, तो अथर्ववेद को कहा गया। अगर पूछा जाए कि आयुर्वेद उपवेद किसका है, उपवेद तो ऋग्वेद का, जनक नहीं है ऋग्वेद। आयुर्वेद का जो जनक है वो अथर्ववेद कहलाता है, उसमें आयुर्वेदिक जानकारियां दी गई हैं। तो यहां पर ये वाला करेक्ट हुआ। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहते हैं, बिल्कुल। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है, और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। अब देखते हैं चौथे में क्या लिखा है, इसे अन्य 3 वेदों से पहले रचा गया। नहीं, ये वाली बात यहां पर गलत है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या आया, ऋग्वेद आया। ऋग्वेद के बाद हमें यजुर्वेद देखने को मिला, यजुर्वेद। इसके बाद आया सामवेद। ये तीनों खोजे जा चुके थे, इसीलिए इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाने लगा, त्रयी या वेद त्रयी। क्योंकि सबको लगा कि 3 ही वेद है, इसलिए इनके सामूहिक रूप को एक नाम दिया गया त्रयी। त्रयी मतलब 3, वेद त्रयी यानी कि 3 वेद। लेकिन आगे जाकर के अथर्ववेद भी मिला, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है, सबसे नवीन वेद है। और अगर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन। इस हिसाब से यह गलत है, इसे अन्य 3 वेद से पहले रचा गया नहीं, इसे सबसे बाद में रचा गया, ये वाला पॉइंट गलत है। तो 1 2 3 पहले ही ऑप्शन में दिया है, 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। सौर मंडल के किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट नामक विशाल तूफान देखा जाता है? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो जो बृहस्पति है उसके ऊपर तूफान आया, जिसकी वजह से एक रेड कलर का बड़ा सा निशान बन गया, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया। तो बृहस्पति क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए अगला देखें, क्या है भैया, एक सूची को दूसरे से सुमेलित करें। अच्छा, एक तरफ पर्वत दिए गए, एक तरफ पर्वत के प्रकार दिए गए हैं। तो अरावली पर्वत सही मायने में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में से आता है, और यह एक फोल्डिंग माउंटेन हुआ करता था।
लेकिन समय के चलते ये घिस पिट गया, इसलिए ये बन गया रेजिडुअल माउंटेन, यानी कि अपशिष्ट। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का 2। तो ए का 2 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, यानी कि ये दो तो अपने उड़ गए। हिमालय की बात करें तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है, तो बी का क्या हो जाएगा, 4। तो इसमें बी का 1 है, इसमें बी का 4, चलो दिया गया है। सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है, सतपुड़ा क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है, यानी कि सी का 1 होगा। और डी एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो डी का क्या होगा, 3 होगा। तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आए अगला देखें, वर्टिसॉल शब्द भारत में किस मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। वर्टिसॉल, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लवड़ी मिट्टी और पीट मिट्टी। तो भारतीय अनुसंधान की बात करें, मिट्टी अनुसंधान, तो वहां से पता चलता है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा हमें जलोढ़ देखने को मिलती है, उसके बाद लाल, उसके बाद हमें काली देखने को मिलती है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी यानी कॉटन सॉइल, रेगुन सॉइल और वर्टिसॉल कहा जाता है। तो काली मिट्टी यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को वर्टिसॉल कहा जाता है, जो ज्यादातर जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वह काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी वहां देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि काली मिट्टी वैसाल्टिक रॉक से बनी होती है, यानी जहां ज्वालामुखी फटा होगा, लावा निकला होगा, तो वहां वैसाल्ट चट्टान बनेंगी, और वैसाल्ट चट्टान काली होती है, इसलिए उनसे घिस घिस के जब मिट्टी बनती है तो काले रंग की मिलती है। तो जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था, पृथ्वी पर फॉर्मेशन के समय जब भारत का फॉर्मेशन हुआ है ना, जब भारत अफ्रीका से अलग होकर के किधर की ओर चला आ रहा था एशिया से टकराने के लिए, तभी तो यूरेशिया जो प्लेट है वो टकराई किससे, इंडो ऑस्ट्रेलियन से। तो एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई, तब हिमालय का निर्माण हुआ। जब ये फॉर्मेशन हो रहा था तो बीच में भारत ग्रेट स्पोर्ट से निकला, जिसमें से लावा निकल रहा था, इसीलिए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में क्या निकले, लावा। और वही लावा का छिड़काव गुजरात के ऊपर भी हुआ, इसलिए गुजरात में जो गिरनार पहाड़ी बनी वो ज्वालामुखी के फॉर्मेशन से बताई जाती है। अब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो है दक्कन ट्रैप कहलाएगा जो, तो वहां पर लावा निकला तो मिट्टी कैसी बनेगी, वहां मिट्टी बनेगी काली। और अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कैसे बनती है, तो नदियों के फॉर्मेशन से, नदी बनती है ना, तो नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर के आती हैं, उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए उत्तर भारत में जो गंगा यमुना नदियां हैं वो सबसे ज्यादा जलोढ़ लाती हैं, और इसीलिए उत्तर प्रदेश हो गया, अपना बिहार वाला साइड हो गया, तो वहां हमें जलोढ़ मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है। नदी में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा, ठीक है। ऐसे ही भूमध्य रेखा पड़ती है, ऐसे ही मकर रेखा पड़ती है, ठीक है। तो देखें, एक आप देखोगे कर्क, फिर आप एक देखोगे जिसे भूमध्य कहा जाता है, फिर आप सबसे नीचे देखोगे जिसे मकर कहा जाता है। तो 2 और भी नदियां हैं जो इनको 2 बार काटती हैं, भूमध्य को भी 2 बार काटती हैं, मकर को भी 2 बार काटती हैं। तो पहले कर्क वाली देख लें। तो क्या नर्मदा नदी है, नहीं, नर्मदा नदी नहीं है। क्या माही नदी है, क्या तापी है, क्या साबरमती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, एस्चुरी बनाती है खंबात की खाड़ी में जाकर। माही नदी धार जिले से निकलती है, ये भी एस्चुरी बनाती है खंबात में, लेकिन ये धार से जब निकलती है ना, फिर थोड़ा राजस्थान में एंटर करके फिर गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस वजह से ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस कर जाती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। लेकिन अगर हम बात करें कौन सी नदी है जो भूमध्य और मकर को करती है, तो माही के बाद कांगो नदी है, ये अफ्रीका में पड़ती है, ये भूमध्य को 2 बार क्रॉस करती है। और एक है लिम्पोपो, ये भी अफ्रीका में है, और ये भी मकर को 2 बार क्रॉस करती है। अफ्रीका अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जिनसे कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो कर्क को माही क्रॉस करती है, और भूमध्य को कांगो करती है, और मकर को लिम्पोपो नदी 2 बार क्रॉस करती है। तापी नदी की अगर हम बात करें तो तापी नदी भी एस्चुरी बनाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। चलो साबरमती की बात करते हैं। तो साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम बनाया गया था, इसलिए वो पड़ा साबरमती आश्रम, ठीक है। चलें जी, अब अगला प्रश्न देखिए क्या है।
अच्छा, मैंने यहाँ टिक कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया है। चलें अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? पूर्वी घाट से निकलती हैं तो नागावली, महानदी, वंशधारा, वेगई। महानदी ये छत्तीसगढ़ के साइड से निकलती है, और वेगई की बात करें तो ये पश्चिमी घाट से निकलती है। तो नागावली और वंशधारा ये दो नदियां हैं, तो 1 और 3 हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। तो नागावली और वंशधारा नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। देखिए जरा क्या है भाई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में बंदरगाह है और सूची 2 में दिया गया है कि वह किस प्रकार का बंदरगाह है। तो कांडला की बात करते हैं। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ज्वारीय हमें कहां दिया है? दूसरे पे। तो कांडला क्या हो जाएगा? एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो कृत्रिम ये दिया है तीसरे पे। तो ए का 2 हुआ, ए का 2 हुआ, बी का 3। तो ए का 2 इसमें भी है, ए का 2 इसमें भी है, बी का 3 इसमें नहीं है, तो होना तो अपना ये वाला चाहिए। फिर भी अपन देख लेते हैं। विशाखापट्टनम की बात करें तो सबसे गहरा, और कलकत्ता की बात करें तो ये नदी के पास में। तो विशाखापट्टनम ये दिया हुआ है, तो सी का होना चाहिए 1, तो सी का 1 है, और डी का होना चाहिए नदी तट, तो ये हो गया। तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलें अगला देखें। निम्नलिखित में से किस भारतीय चट्टान प्रणाली में भारत के अधिकांश धात्विक खनिज पाए जाते हैं? लोहा, तांबा, जिस भी खनिज की बात करें तो ज्यादातर खनिज जो है हमें धारवाड़ प्रणाली की जो चट्टानें हैं उसमें प्राप्त होती हैं। धारवाड़, ठीक है, ड्यूरेशन जब आप पढ़ोगे तब इसके बारे में जानोगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया और पोलैंड। तो आपको बता दें, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया बिल्कुल रशिया के पश्चिमी साइड में पड़ते हैं, और बाल्टिक समुद्र पड़ता है। जैसे अरब सागर अपने यहाँ पे ऐसे बाल्टिक सागर है, इस वजह से इन तीनों को बाल्टिक प्रदेश नाम दिया गया। पोलैंड इसका संबंध नहीं है इससे भाई साहब, पोलैंड का बाल्टिक से नहीं है। हम आपको जरा मैप दिखाते हैं, ठीक है, मैप बहुत क्लियर नहीं है तो हम थोड़ा आउटलाइन बना देते हैं। ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, बता देते एक सेकेंड, तो जरा हम हाईलाइट कर दें। जो ये आप ब्लैक वाला क्षेत्र देख रहे हो, ये पूरा का पूरा रशिया वाला क्षेत्र है, रशिया। ये नीचे आप देख रहे हो क्षेत्र, ये पोलैंड है, पोलैंड। और ये जो 3 कलर आप देख रहे हैं, एक ये वाला एस्टोनिया इसे बोला जाता है, एक ये वाला एस्टोनिया, एक आ जाएंगे लातविया, तो लातविया आपको मिलेगा, और एक उसके नीचे आ जाएंगे तो लिथुआनिया आपको मिलेगा। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये तीनों संयुक्त रूप से बाल्टिक प्रदेश कहलाते हैं, क्योंकि इनके बगल में जो समुद्र दिख रहा है, इस समुद्र का नाम है बाल्टिक सागर, इस वजह से इनका नाम बाल्टिक प्रदेश पड़ा हुआ है। आए अगला प्रश्न देखें क्या है जी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लेते हैं भाई, क्या है। तो पीबीटीजीएस को उनकी स्थिति, यानी जो जनजातीय समूह उनकी स्थिति उनकी स्थिर या घटती जनसंख्या के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक है। पीबीटीजीएस की पहचान का एक अन्य मानदंड कृषि पूर्व तकनीक का स्तर है। यह भी है कि कौन सी जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है, उससे भी तय किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, बल्कि भील दूसरे पे है। ये वाली बात गलत है, यहाँ उल्टा लिखा है, सबसे पहले भील आती है। भील जनजाति जो आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्से इसके महाराष्ट्र में भी देखने को मिलते हैं। और दूसरी होगी गोंड, दूसरी क्या होगी? गोंड। तो ये वाला सेंटेंस जो है इन्होंने गलत दे दिया, तो हमें सही कथन चुनना है। तो 1 और 2। अच्छा, यहां पर ये भी इन्होंने नहीं दिया है, ये दोनों बातें सही हैं, तो यहां पर फिर से इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3, कोई नहीं। तो 1 और 2 यहां पर होना चाहिए था। चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 और 2 होना चाहिए इसका। तीसरी वाली बात जो है गलत है। अच्छा, मैं गलत तो नहीं पूछा है, हाँ कथन सही पूछा है, तो 2 कथन इसमें सही है। अगला देखें।
वायरोमेडिएशन क्या है? केवल जैव विविधता का संरक्षण, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषकों को हटाना या बेअसर करना, खतरनाक कचरे को जलाना या मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए पेड़ लगाना। तो वायरोमेडिएशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे से जीव जंतुओं को पैदा करना जो कचरे को खा करके उसे खत्म करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषकों को हटाना या बेअसर करना वायरोमेडिएशन कहलाता है। आए अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं ठंडी धाराएं हैं? तो पेरू ठंडी है, क्यूरोशियो नहीं, बेंगुएला हाँ ठंडी है, फ्लोरिडा नहीं। तो 1 और 3 यहाँ पर ठंडी धाराएं हैं, 2 और 4 नहीं है, ये गर्म धाराओं में आती हैं। तो पेरू धारा और वेनेजुएला, तो 1 और 3 ऑप्शन, 1 और 3, 1 और 3, 3, तो 1 और 3 हमें यहाँ पर दिया गया है। आए अगला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लेंगे, ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे को पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिया गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, और उन्हें पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर किया जाना है, यानी कि हस्तांतरित किया जाना है। ठीक है, प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह उन 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करें। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है लिखा हुआ कि हर राज्य सरकार को जो भी विषय है वो ट्रांसफर करने ही होंगे। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर विषय पंचायती राज के हाथ में दिया जाए। तो दूसरा कथन तो इसमें गलत है, पहला वाला कथन सही है। तो केवल एक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं, कथन एवं कारण पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। चले ठीक है, देख लेते हैं। कथन ये क्या कहता है भाई, मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को निरस्त कर सकता है। सही है। दूसरा देखें, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं, भारत के संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो कथन तो सही है लेकिन आर इसमें गलत है। तो ए और आर दोनों सही हैं? नहीं, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। नहीं, ए सही है परंतु आर गलत है, ये वाली बात सही है। तो ए तो सही है परंतु आर जो है वह गलत है, क्योंकि कहीं भी संविधान में पुनरावलोकन शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वही देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में देखना है हमें। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत के सभी अदालतों को मानना पड़ता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता। चलो इस पे भी बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी अदालत से मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वह चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर वहां हमने अपील करा है तो वो कोर्ट कहां शिफ्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। बिल्कुल, भारत में पहले आप कोई केस करोगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, उसके बाद फिर अगर मामला नहीं सेट हुआ डिस्ट्रिक्ट में तो फिर आपका हाई कोर्ट में जाएगा, वहां भी आपका डिसीजन जो आया आप उससे खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है फिर उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो संविधान की अंतिम व्याख्या करता है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन यहाँ जो लाइन दी गई ना कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता, कर सकता है। तबादला का पावर होता तो राष्ट्रपति के पास में है, ये बात सही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होंगे ना वही सिफारिश करेंगे इनके तबादले के लिए, यानी कि वो भी एक रोल निभाते हैं। तो यहाँ पर हमें कथन असत्य वाला चुनना था, तो ये वाला कथन पूरी तरीके से सत्य नहीं है, आधा ही सत्य है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला कथन अपना असत्य हुआ। चलो अगला देखें, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति के काम से मानो कोई खुश ना हो और उसको हटाना हो तो हमें प्रस्ताव रखना पड़ेगा। तो राज्यसभा में रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे, या दोनों में रखना पड़ेगा, या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के बात रखेंगे। तो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, उनका चुनावी जो है वह लोकसभा राज्यसभा से जुड़ा होता है।
उपराष्ट्रपति के पद को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं, पद को नहीं, राष्ट्रपति पे उपराष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसको हटाना चाहते हैं, उसके काम से हम खुश नहीं हैं, तो हमें राज्यसभा में बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि राज्यसभा का डिसीजन लास्ट होगा, लोकसभा इसमें वैल्यू नहीं करता। तो यहाँ पर ये दोनों आएंगे नहीं, केवल लोकसभा तो होगा ही नहीं, यहाँ पर होगा केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा। अगला देखें, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो 51वां संविधान संशोधन है जिसमें मंत्रिपरिषद के आकार को तय किया गया कि केंद्र के 15% से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि केंद्र में जितनी संख्या हो उसकी 15% तक ही हो, उससे ज्यादा संख्या मंत्रिपरिषद की आकार की नहीं हो सकती। तो ये 2005 में बात रखी गई थी। चलें अगला देखें, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपने प्राण देना चाहता है, दैहिक स्वतंत्रता चाहता है, तो वह लीगल तौर पर ही होगा, वैसे नहीं हो सकता। तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये 20 में है, 21 में है, 22 में, 19 में है। तो 21 में बात रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपना प्राण या देह त्यागना चाह रहा है, उसमें बदलाव करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, तो लीगल तौर पर ही होगा, इलीगल नहीं। तभी तो कोई सुसाइड कर लेता है और बच जाए तो उसके ऊपर केस चलता है, क्यों? क्योंकि वो अपने प्राण भी नहीं त्याग सकता। ये भी क्या होता है? एक क्राइम होता है। आए अगला देखें, कथन दिया है ए और कारण आर पर विचार करें। ठीक है, कर लेंगे। कथन देखें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे निहित नैतिक बल ही सरकार को बाध्य करेगा कि वे उन्हें गंभीरता से लागू करें। तो इसमें देखें भाई, जो कथन ए है एवं कारण आर दोनों ही सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय को वाद योग्य नहीं है, बिल्कुल चेंज अगर करना चाहें तो करेंगे हम, इसमें जरूरत पड़ेगी तो। दूसरा देखें, संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे निहित नैतिक बल ही सरकार को बाध्य करेगी, यानी कि इसमें जो नियम कानून है वही सरकार को बाध्य करेगी कि इन्हें गंभीरता से लागू किया जाए। तो देखो आर और ए बात तो दोनों सही है, ठीक है, तो ए भी सही है और आर भी सही है। और जो कारण आर है ना, कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि सरकार इसके अंदर जो नियम कानून है डीपीएसपी, उन्हीं की वजह से तो बात होती है। किसी अनुच्छेद में या किसी धारा में कोई बात लिखी गई है, उसी की वजह से तो हम बात होते हैं कि भाई इस अनुच्छेद में ये लिखा गया है, इसके तहत आप पर ये केस चलेगा या ऐसा काम होगा। तो भाई दोनों बातें सही हैं। तो कथन ए एवं कारण ए आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है। पहला ही ऑप्शन अपना क्या है? पहली ऑप्शन अपना करेक्ट है। चलो आओ अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल, अगर राजनीतिक समानता हमें नहीं होगी, है ना, अगर हमें गवर्नमेंट इक्वलिटी नहीं दे रही होगी, तो हमारी जो सोसाइटी है वो अप डाउन होगी। जैसे बीजेपी आई तो उसने किसी और सोसाइटी को वैल्यू दे दी, और कांग्रेस आई उसने किसी और को दे दी। नहीं, कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए चाहे आम पार्टी कोई भी आए, सबको इक्वलिटी देनी पड़ेगी जो आपके अंदर में आते हैं, चाहे आप फिर दिल्ली की सरकार बनाते हो, यूपी की बनाते हो, कहीं की बनाते हो। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा देखें, राजनीतिक समानता अपने आप में पर्याप्त होती है? नहीं, राजनीतिक समानता अपने आप में नहीं, धार्मिक समानता भी तो होनी चाहिए, लैंगिक समानता भी तो होनी चाहिए। दूसरा कथन अधूरा है। तो पहली वाली बात सही है, तो केवल ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं जल्दी से। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए मानो कोई भी डिसीजन लिया मंत्रिपरिषद ने मिलकर और राष्ट्रपति को वो समझ नहीं आया, तो वह राष्ट्रपति कह सकता है मंत्रिपरिषद से कि हाँ भाई इसमें कुछ बदलाव किए जाना चाहिए। लेकिन अगर वही सलाह राष्ट्रपति को दोबारा मिलती है तब
मान के चलो कि मंत्रिपरिषद ने कहा कि आपको गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, मान लेते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें तो ठंडा पानी अच्छा लगता है, हमें वही पीना चाहिए, इस पर विचार करें। तो मंत्रिपरिषद विचार करेगी। अगर मंत्रिपरिषद ने कहा हाँ ठीक है ठंडा पानी पी लो, इट्स ओके, तो वो मान्य होगा। लेकिन सरकार नहीं, आपको गर्म पानी ही पीना पड़ेगा, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य होगा वो बात मानने के लिए। राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, वो उसमें फिर कुछ नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति उसे विटो कर सकता है, नहीं वीटो पावर नहीं यूज कर पाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। बिल्कुल मंत्रिपरिषद ने फिर जो डिसीजन ले लिया दोबारा में, वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति उससे भाग नहीं सकता, मना भी नहीं कर सकता है, उसे फॉलो करनी पड़ेगी बात। अगला देखें, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ना, धार्मिक समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध फाइट करने का अधिकार, तो क्रम पूछ रहे हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलना चाहिए, फिर धार्मिक है, फिर समानता, शोषण नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। सबसे पहले तो समानता का अधिकार मिलता है, तो समानता 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 सबसे नीचे है। समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर अंत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। तो याद रखना, सबसे पहले समानता का अधिकार है और सबसे अंत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर आप क्रम बना लोगे। तो यहाँ देखो समानता पहले मिल गया और अंत में धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, तो डी हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, आधार वर्ष में परिवर्तन के कारण किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो मौद्रिक जीडीपी में परिवर्तन जीडीपी अपस्फीति कहा जाता है, पुनर्संयोजन कहा जाता है, या हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें आधार वर्ष पता होना चाहिए, तब हम आपको समझा पाएंगे इनमें से कोई बात। ये आधार वर्ष क्या है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स और जीडीपी की सहायता से एक बेस आधार, एक बेस जो है फिक्स किया जाता है। जैसे अपन कहते ना यार 2012 में बड़ा इन्फ्लेशन हुआ, तो कैसे तय करोगे? जैसे हम आपसे बोले, मान के चलते हमारे पास एक पेन ड्राइव है, आप बोलोगे कि अंजलि मैम ये पेन ड्राइव तो बहुत महंगी है। तो कैसे महंगी है? तो आप कहोगे मैम अभी 1 महीने पहले खरीदी थी, ये तो 100 की आ रही थी, आप इसे 500 की बता रहे हो। इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे? 100 की आती थी कभी, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं तभी तो पता चला। मानो ये पेन ड्राइव 10 रुपए की हो जाए, तो फिर क्या कहोगे? मैम ये तो बहुत सस्ती हो गई। यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किसी एक लाइन, किसी एक बेस, किसी एक आधार से मापी जाती है, उसे ही आधार वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष सीपीआई और डब्ल्यूपीआई 100 रहता है तो वो आधार वर्ष कहलाता है। जैसे मान के चलते हैं कि 2011 और 12 एक आधार वर्ष रहा, ठीक है, और इसमें जो सीपीआई है, सीपीआई वो 100 रहा, सीपीआई डब्ल्यूपीआई 100 रहता है। अगर मान के चलते हैं 2013 की बात करते हैं, 2013, 2014 और 2015 ले लेते हैं, ठीक है। 2014 में जो सीपीआई है वह रहा 110, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन। मानो 2014 आते आते सीपीआई हो गया 90, तो हम कहेंगे डिफ्लेशन आया है। फिर मान के चलते हैं कि 15 आया और सीपीआई हो गया 101, तो भी हम कहेंगे इन्फ्लेशन है, क्योंकि 100 से ऊपर है। अब मान के चलो 2016 आया और सीपीआई हो गया 100, तो 2016 एक नया बेस ईयर बनेगा। तो अब जो भी वस्तुएं मापी जाएंगी ना, वो 2016 के सीपीआई से मापी जाएंगी। तो यानी पहले बेस ईयर 2011 और 12 माना जा रहा था, अब 16 माना जा रहा है। तो जब इस बेस ईयर को हटा करके एक नया बेस ईयर बनाते हैं तो उसे कहा जाता है रीबेसिंग। रीबेसिंग, रीबेसिंग को हिंदी में कहते हैं पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन यानी कि जो बेस ईयर चल रहा था, जो आधार वर्ष चल रहा था, अब उसे हटा करके एक नया आधार वर्ष बनाया जा रहा है। अब मान के चलो 2022 आया, उसमें सीपीआई फिर से 100 आ गया, तो फिर 2022 क्या बन जाएगा? आधार वर्ष बन जाएगा। अब मन में आ रहा होगा कि मैम 2016 में 100 आया और मान के चलो 2017 में भी 100 आया, तो 2017 बेस ईयर हो जाएगा। जो भी नए ईयर में 100% होगा ना, वो बेस ईयर बनेगा। आए अगला देखें, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में नीला बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नीला बॉक्स, जैसे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे सब्सिडी मिलती है ना, तो ऐसे ही जो कृषि से संबंधित विकास करना होता है उसके लिए सब्सिडी दी जाती है। आओ ऑप्शन देखें, कृषि अनुसंधान और विकास के लिए सब्सिडी, व्यापार को विकृत करने वाली न्यूनतम सब्सिडी, उत्पादन को सीमित
करने वाली प्रत्यक्ष भुगतान सब्सिडी या निर्यात सब्सिडी। तो भैया कृषि अनुसंधान, मैंने कहा ना कृषि के लिए काम करने के लिए, उसके विकास के डेवलपमेंट के लिए जो सब्सिडी मिलती है उसे कहा जाता है नीला बॉक्स। आए अगला देखें, आर्थिक आधारभूत संरचना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। यानी कि अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का बहुत अच्छा है, तो वह क्या क्या होना चाहिए। हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए वाहन, सड़क, ये सारी चीजें होनी चाहिए, यानी परिवहन भी अच्छा होना चाहिए, लोग पढ़े लिखे होने चाहिए वहां पर, और एनर्जी जनरेट करते हो वो, चाहे कोयले से करते हो, चाहे ज्वारीय यानी कि समुद्र से करते हो, पानी से करते हो, है ना, जो भी ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, पानी हो सकता है ऊर्जा के स्रोत, कोयला हो सकता है ऊर्जा के स्रोत, है ना, वायु हो सकती है, पवन चक्की से भी हम ऊर्जा बना सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये हमारे पास होनी चाहिए। खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये भी होना चाहिए। तो आप देखें, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, तो चारों ही बातें जब किसी देश में देखने को मिलती हैं तब हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस कंट्री का बहुत अच्छा है। तो 1 2 3 4 यहां हमें दिया गया 1 2 3 4। आए अगला प्रश्न देखिए क्या है, की स्टोन प्रजाति से क्या अभिप्राय है। की स्टोन एक जीव प्रजाति होती है, जैसे मछली वछली में प्रजाति है, तो जीव की प्रजाति होती है। देखे जरा ये काम क्या करती हैं, ऐसी प्रजातियां जिनका पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभुत्व होता है, ऐसी प्रजातियां जो बड़े पैमाने पर स्थानांतरित होती हैं, ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को नाटकीय रूप से प्रभावित करती है ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं। किसी विशेष क्षेत्र के सबसे अधिक स्थानिक प्रजातियों को कीस्टोन कहते हैं। नहीं, कीस्टोन ऐसी प्रजातियां होती है जो बहुत इंपैक्टफुल नहीं हो रही हैं। तो जैसे इसके अगर मैं एग्जांपल दूं तो सी स्टार कह सकते हैं, है ना, सी स्टार एक मछली होती है, हो भी तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, ऐसा वाली चीज है। तो ऐसी प्रजातियां उपस्थित हो ना हो, दोनों बातें ठीक है तो भी बढ़िया, नहीं हो तो भी बढ़िया वाली बात है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल नहीं होता। विदेशी मुद्रा भंडार, देखिए आरबीआई जो है अपने पास भी अमाउंट रखती है। जैसे अब ये कैसे तय होगा, अपन कहते हैं कि मैम अगर गरीबी आ रही तो 1000 के नोट छाप देना, आरबीआई बांट दे सबको, या 500 के नोट छाप दे, उसके पास तो खुद की मशीन है। तो ऐसा नहीं होता। आरबीआई के पास भी विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं ना, तो आरबीआई के पास भी खुद का स्टोरेज होता है। अगर आरबीआई के पास स्टोरेज मान के चलो 1000 करोड़ का है, तो वह मार्केट में 1000 करोड़ के बराबर ही करेंसी छापकर चला सकती है। मानो आरबीआई के पास में 5 लाख का ही स्टोरेज है, तो वह केवल 5 लाख की ही करेंसी मार्केट में प्रिंट कर सकती है। ऐसा थोड़ी होता है कि अपने मन से आरबीआई कुछ भी छाप देगी, ऐसा नहीं होता। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या क्या रखा जा सकता है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आईएमएफ द्वारा वगैरह जो बॉन्ड वगैरह बनते हैं उनको रखा जा सकता है, स्वर्ण भंडार रखा जा सकता है, डॉलर रखे जा सकते हैं, है ना, या इंटरनेशनल लेवल की कोई बॉन्ड्स हो उनको रखा जा सकता है। आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड, तो देखो ऐसा थोड़ी होता कि हम अपना स्टोरेज बना रहे हैं और हमने खुद के ही प्रतिभूति जारी कर दी, खुद के ही बॉन्ड बना ली, तो ऐसे तो आरबीआई 1 करोड़ का बॉन्ड बना के खुद रख सकता है और कह दे देखो हमने 1 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। नहीं, तो आरबीआई द्वारा जारी सरकारी बॉन्ड जो है इनको नहीं रख सकता, ये शामिल नहीं होते। बाकी एसडीआर रख सकता है, यानी आईएमएफ द्वारा कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जो एक बॉन्ड तरीके से समझ लो, एक वैल्यू रखते हैं वो कि अगर बेचो मार्केट में तो 100 रुपए मिल जाए इस कागज के, ऐसे बॉन्ड होते हैं, तो वो रखे जा सकते हैं। गोल्ड रख सकते हो, डॉलर रख सकते हो, फॉरेन करेंसी रख सकते हो, पर आरबीआई खुद की जनरेट बॉन्ड वो नहीं रख सकती, क्योंकि अपन ऐसा थोड़ी कि हम अपने सिक्योरिटी के लिए हमने खुद ही कागज बना लिया, उसमें साइन कर दी मेरे पास 1 लाख रुपए है, ऐसा थोड़ी है। नहीं, हमारे पास दूसरे की संपत्ति होनी चाहिए, है ना, ताकि जब हम बेचे तो हमें पैसा मिल सके। चलो जी आए अगला प्रश्न देखिए क्या है, पारिस्थितिक पदचिन्ह से क्या मापा जाता है। तो पारिस्थितिक पदचिन्ह से क्या मापा जाता है, आज देखें। किसी प्रजाति के आवास का आकार मापा जाता है कि कितने एरिया में आवास करती हैं। किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों की मांग को देखा जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, इसको मापा जाता है। किसी क्षेत्र में पादप जीवन की कुल मात्रा। नहीं, तो हमने जितने भी सोर्सेस जो यूज करते हैं, संसाधन यूज करते हैं, कितनी डिमांड हो रही किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको
पारिस्थितिक पद चिन्ह से मापा जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। आए अगला देखें, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो प्रस्तावना के अंदर आपको संप्रभुता, है ना, समाजवादी, ऐसे कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। तो हमें बताना है इनका क्रम कि सबसे पहले कौन सा शब्द कहा गया। तो सबसे पहले शब्द कहा जाता है सार्वभौमिक, तो तीसरे नंबर पे है। तो तीसरा तीसरा तीनों में ही तीसरे हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सार्वभौमिक के बाद कहा जाता है समाजवादी, है ना, सोशलिस्ट रहेंगे हम, समाजवादी। तो समाजवादी एक पर है तो 3 के बाद 1 आना चाहिए, 3 के बाद 1 पहले वाले में आ रहा है, फिर भी देख लेते। इसके बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष यानी कि 4, तो 3 1 4 आना चाहिए। उसके बाद प्रजातांत्रिक आता है, तो 3 3 1 4 पहले ही ऑप्शन है अपना, 3 1 4 पहला करेक्ट। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गुप्त काल के दौरान लौह अयस्क खनन और इस्पात उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी? कावेरी घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी। अगर गुप्त वंश ना भी हो तो भी हमें पता है खनिजों के लिए दामोदर घाटी, जो दामोदर नदी की वजह से बनी है। दामोदर नदी झारखंड के जो पठार वाला हिस्सा है, जिसे छोटा नागपुर कहते हैं, वहां से निकलती है और जाकर के पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है। और दामोदर की वजह से बाढ़ भी आ जाती है कई बार पश्चिम बंगाल में, इसलिए उसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे कि बिहार में बोलते हैं ना कोशी को बिहार का शोक, ऐसे ही दामोदर को बोला जाता है पश्चिम बंगाल का शोक, महानदी को बोला जाता है उड़ीसा का शोक। तो दामोदर घाटी जो है एक खनिजों के लिए बड़ी फेमस, छोटा नागपुर तो वैसे ही खनिज के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए तो उसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है ना। तो यहाँ पर दामोदर घाटी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आइए अगला देखते हैं, खान श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कर लेते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक दिशा में होता है, बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में चलेगा, ऐसा नहीं है कि दिशा बदल जाए, पहली बात सही है। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम लिडमैन द्वारा दिया गया था, ये वाली बात भी सही है। अपघटक हमेशा खाद्य श्रृंखला के अंतिम स्तर पर पाए जाते हैं, ये बात गलत है। अपघटक खाद्य श्रृंखला के अंत में नहीं, ये किसी भी चरण पर पाए जा सकते हैं, किसी भी चरण पर। तो 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो पहला वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आए अगला प्रश्न देखें, बस 1-2 प्रश्न और अपने। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए कौन सी समिति मुख्य रूप से जिम्मेदार है? गरीबी रेखा का आकलन, तो नरसिम्हन की बात करें या रघुराम की बात करें, केलकर तो है, नरसिम्हन और केलकर जो हैं, यह गरीबी के बारे में इन्होंने चर्चा करी पर गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं करा। रघुराम रंजन तो आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है। तेंदुलकर समिति की बात करें 2005 में इसको बनाया गया, लेकिन गरीबी रेखा वाला कॉन्सेप्ट 2009 में आया था। तो तेंदुलकर जो है इन्होंने गरीबी रेखा को तय करा कि भाई इस वाली लाइन के नीचे तो गरीब, इस वाली लाइन के ऊपर तो बीपीएल होल्डर नहीं बन सकते हैं वो। आए अगला प्रश्न देखें और अंतिम प्रश्न देखें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुद्रा के M3, जिसको मनी 3 कहा जाता है, M3 माप में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो जो M3 है बेसिकली लिक्विड मनी को बताते हैं, यानी कि कैश से संबंधित, कैश होना चाहिए। ठीक है, तो जनता के पास मुद्रा बिल्कुल M3 में, जो जनता यानी हम लोग के पास में जो कैश रखा है हमारे अकाउंट वगैरह में वो आता है। बैंकों की शुद्ध सावधि जमाएं, बिल्कुल बैंक के पास जो NDTL है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, यानी कि बैंक के पास जो पैसा जमा है उस समय है उनके पास, वो भी आएगा। आरबीआई के पास रखी गई विदेशी मुद्राएं जमाएं, नहीं विदेशी मुद्रा जमाएं नहीं आती M3 में। बैंकों की शुद्ध मांग जमाएं, हाँ ये बिल्कुल है कि जो भी FD हो कुछ भी हो कैश होना चाहिए, अगर वो आपके पास में है तो वो M3 में काउंट की जाएंगी। चले तो यहां पर देखें, जो RBI के पास रखी विदेशी मुद्राएं हैं वह M3 में काउंट नहीं होती। जो मनी आप पढ़ोगे ना तो ये आपको M0, M1, M2, M3 और M4 देखने को मिलती है। इकोनॉमी वाले टीचर के साथ आपने पढ़ा होगा कि मनी के कितने प्रकार होते हैं और किस मनी टाइप में क्या क्या काउंट किया जाता है। चले मिलेंगे आपसे हम जल्दी और देखेंगे एक और सेट। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खान ग्लोबल स्टडीज में। आप लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है ना, इसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आपने कुछ सवाल सॉल्व किए, अब समय है
उन सवालों को जांचने का कि क्या आपका उत्तर सही था या नहीं, है ना। आपने ऑलरेडी जांच भी लिया होगा, उसी का एक वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। सवाल नंबर ये आपके सामने है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि क्या यही सवाल आपको वहां पर भी मिला था। क्वेश्चन नंबर मतलब सवाल तो यही मिला है, क्वेश्चन नंबर सही है या नहीं ये मुझे थोड़ा संदेह है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सवाल यही है, ठीक है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ राज्य लिखा हुआ है, आपको जोड़ी मिलानी है, ठीक है। वैसे जोड़ी मिलाने का काम तो भगवान का होता है, लेकिन आप भी थोड़ा सा ऐसा काम करेंगे। बेतला कहां पर है, कालेसर कहां पर है, मौलिंग कहां पर है, नोक रेक कहां पर है। वैसे तो आपको चारों ही पता होने चाहिए, लेकिन जोड़ी मिलाना काफी आसान होता है। आपको जो पता है आप उसको मैच करिए पहले। जैसे मुझे पता है, मान लीजिए कि बेतला झारखंड पर है, बेतला झारखंड पर है ना, बेतला झारखंड पर, तो मैंने बोला एक को मिला दिया मैंने एक के साथ, एक को मिला दिया मैंने एक के साथ। यहां पर बोला गया कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो ये एक बिल्कुल सही है। कालेसर हरियाणा में है, ये भी बिल्कुल सही है। मौलिंग अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। नोक रेक नागालैंड में है क्या, नहीं सर, नोक रेक मेघालय में है, मेघालय में है, नोक रेक मेघालय पर है। नागालैंड पर कौन सा है, नागालैंड पर इंतांकी है, नागालैंड पर इंतांकी है। तो गलत कौन सा हो गया, 4 केवल गलत है, केवल 4 गलत है, केवल 4 गलत है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। देखिए अगर आप सिर्फ इतना याद किए हैं कि गुजरात में स्थित है, समस्या हो जाएगी। गांधीनगर भी गुजरात का ऑप्शन है, भावनगर भी गुजरात का ऑप्शन है, मतलब आपको गुजरात में भी कहां है याद रखना पड़ेगा। तो भावनगर गुजरात में आपको नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है, भावनगर पर, ठीक है, भावनगर पर। रामसर साइटों के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है आपको बताना है, भारत के आधार पर। कितने रामसर साइट हैं भारत में, अभी आप बोलेंगे 94 है। लास्ट कौन सा है 94 नंबर का, बोगाबील, बिहार का। सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर थे, यूनाइटेड किंगडम में, भारत का स्थान तीसरा। देखिए लिखा भी हुआ है राम स्थलों की संख्या में भारत का स्थान तीसरा है, बिल्कुल सही है ये वाला। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत एशिया में पहले नंबर पर आता है, बिल्कुल सही है, एशिया पर पहले नंबर पर आता है। रामसर स्थलों की संख्या में बिहार अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही। तमिलनाडु पर 20 है, उत्तर प्रदेश पर 10 है और बिहार पर 6 है ना। इस प्रकार से बिहार तीसरे नंबर पर है, मतलब ये भी बिल्कुल सही है, मतलब तीनों ही इनमें से सही है, तीनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये लिखा भी मिल जाएगा, आप नोट कर लेंगे। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहां की गई थी, आप बोलेगा असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन, भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का, गंगा डॉल्फिन। कब, 2009 में घोषित किया गया था, राइट। तो असम में पहली बार इसकी टैगिंग की गई है ना, लिखा भी हुआ होगा असम में, ठीक है। वित्त वर्ष 2021 से 23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया। इसके अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक पंचायतें अग्रणी श्रेणी में रही, सर्वाधिक पंचायतें किस राज्य में अग्रणी श्रेणी में रही, तो आप बोलिएगा गुजरात में। पंचायतों के मामले में गुजरात काफी बेहतरीन काम कर रहा है, ऐसा यहां पर देखने से लगता है, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा किशोरियों के लिए नव्या नामक योजना की शुरुआत की गई है। आपको यह बताना है क्या यह इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से की गई है, या दूसरा ऑप्शन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय साथ में कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय, दो मंत्रालय के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। नव्या योजना में क्या किया गया है, बच्चियों को, किशोरियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा औद्योगिक क्रांति लाने के लिए, मतलब उद्योग आदि के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो भी उद्योग करना चाहे तो कर पाएंगी बाद में चलकर, है ना। ऐसा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। बच्चियों को दिया जा रहा है तो महिला, मतलब महिला की बात हो रही है ना। और कौशल देने की बात की जा रही है, मतलब कौशल विकास की भी बात हो रही है, मतलब दोनों ही इनमें से ऑप्शन सही है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट,
ये आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आप बोलेंगे ये देहरादून में किया गया, है ना। तपोवन निकेतन देहरादून में किया गया, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। यहाँ पर एक किताब भी रिलीज करी गई, पुस्तक का विमोचन भी किया गया, और पुस्तक में कई सारी वनस्पतियों का, जीव जंतुओं के, इनके बारे में भी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। असत्य कथन को पहचानना है, किस चीज के लिए है? ऑपरेशन। प्रमुख जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे सिंधु हो गया, सिंदूर हो गया, करुणा हो गया, ब्रह्मा हो गया, महादेव हो गया, ये ऑपरेशन का संबंध किस चीज से है आपको बताना है। कौन सा इनमें से गलत है? ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ का है, बिल्कुल सही है। भारत पाक बॉर्डर पर राजस्थान में तस्करी घुसपैठ को रोकना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। करुणा का संबंध म्यांमार से है, बिल्कुल सही, करुणा का संबंध भी म्यांमार से है, ब्रह्मा का संबंध भी म्यांमार से है। ऑपरेशन चक्र सीबीआई का है, बिल्कुल सही है, सीबीआई का है, बिल्कुल सही है। स्कैम डिजिटल अरेस्ट से संबंधित है, बिल्कुल सही। ऑपरेशन कामधेनु यह है मवेशी तस्करी से संबंधित है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया था, यह जम्मू में किया गया था। ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर पर किया गया था। ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है। ऑपरेशन करुणा, इसका संबंध भी कहां से है? म्यांमार से। ऑपरेशन ब्रह्मा, इसका संबंध भी कहां से है? म्यांमार से, ठीक है। जो ऑपरेशन करुणा था वो 2023 का है, जो ब्रह्मा है वो 2025 का है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ? ई गवर्नेंस पर सम्मेलन की बात करी जा रही है। ई गवर्नेंस पर सम्मेलन आपको विशाखापट्टनम पर देखने को मिलता है। कहां पर? विशाखापट्टनम पर। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश पर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, ये आपको जीआई टैग मिल रहे हैं। कौन सा जीआई टैग कहां का है? आपको ये जोड़ी मिलानी है, ठीक है। देखो, वारंगल स्थान कहां पर है? आप बोलिएगा वारंगल तेलंगाना पर मिलता है, ठीक है। अब देख लीजिए, 4 को 1 के साथ मिलाना है, 4 को 1 के साथ मिलाना है, तो ये दोनों में सही है, ये दोनों में डायरेक्ट गलत है। वारंगल में चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। कुंभकोणम तमिलनाडु में है, कुंभकोणम का पान का पत्ता को जीआई टैग मिला है। तब सी को 4 के साथ मिलाना है, सी को 4 के साथ मिलाना है, ये दोनों ही सही है ना। इसके अलावा आपने बोला नोलेन, नोलेन गुड़, ये आपको देखने को मिलता है, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। सारंगी बीन, यह आपको राजस्थान की देखने को मिलती है, ठीक है। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, नोलेन गुड़ और सारंगी बीन, यहां पर कहीं लिखे हैं कि यहां पर सारे ही नए लिखे हैं? सारे ही नए हैं यहां पर, है ना। हाँ, सारे ही नए हैं यहां पर, तो आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलो, सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश को भीष्म केयर हेल्थ सेट उपहार में दिया था, है ना। ये पोर्टेबल मेडिकल किट जो थी, है ना, मतलब एरोप्लेन से, पैराशूट से गिरा रहे थे और घंटों में अस्पताल बना रहे थे, तो वो यूक्रेन को भी दिया गया था, लेकिन दिए गए विकल्पों में कहीं यूक्रेन ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो ये मालदीव को भी दिया गया था, है ना। ये आप देखेंगे, ये मालदीव को भी दिया गया था, ये आप देखेंगे मालदीव को भी दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं, इसका आयोजन कब किया गया? मतलब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो पहले सप्ताह अगस्त में, अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। सितंबर के पहले सप्ताह में, माफ कीजिएगा, सितंबर के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सितंबर के पहले सप्ताह में आपको देखने के लिए
मिलता है, सितंबर के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिलता है। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? सभी को याद होना चाहिए कि फतेह सिंह जोरावर सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों को मार दिया गया था इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और अब जो बाल पुरस्कार है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, वो पुरस्कार भी 26 दिसंबर को ही दिया जाता है। ठीक है। एबल पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन पहचानिए। असत्य, असत्य की बात करी गई है, इनकरेक्ट की बात करी गई है। असत्य की बात करी गई है, इनकरेक्ट की बात करी गई है। ठीक है। तो पहली बात, एबल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान से है? नहीं, मैथ से है, मैथ, गणित। दूसरा, इस साल 2025 में जापान के मासाकी काशिवारा को दिया गया। बिल्कुल सही, तो केवल दूसरा सही, दूसरा सही है, पहला गलत है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? पहले 1 लाख हुआ करती थी ऑटो सेटलमेंट सीमा, अब बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, पुरानी से नई। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना संबंध किस राज्य से है? आप बोलेंगे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संबंध की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये बिहार संबंधित आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बिहार संबंधित आपको देखने को मिल जाएगी। युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए, युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम के बारे में असत्य कथन पहचानना है, असत्य कथन पहचानना है। ठीक है। इसका आयोजन लेह पर किया गया है और गुलमर्ग पर किया गया, 2 चरणों में किया गया। बिल्कुल सही। शुभंकर शीरेशी हिप तेंदुआ था। बिल्कुल सही। 6 खेल शामिल थे। बिल्कुल सही। प्रथम स्थान भारतीय सेना ने प्राप्त किया? नहीं, प्रथम स्थान लद्दाख ने प्राप्त किया। प्रथम स्थान लद्दाख ने प्राप्त किया। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, 7 पदकों के साथ में प्रथम स्थान लद्दाख ने प्राप्त किया पहले चरण में। यहां पर आपको कुछ सम्मेलनों के बारे में बताना है। ठीक है, आपको सुमेलित युग पहचानना है, सम्मेलनों के बारे में कौन सा सही है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये तो स्पेन में होती है, ये गलत है। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड पर होता है, ये बिल्कुल सही है। हमको दूसरा ही मिल गया तो आगे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेंगे, है ना। जैसे G7 सम्मेलन, G7 कनाडा पर हुआ था, कनाडागिस कनाडा पर हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस पर हुआ था, है ना। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कौन सा है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मतलब उथले पानी पर चलेगा, सबमरीन को मारेगा। यह है INS अर्नाला। उथले पानी पर चलेगा, सबमरीन को मारेगा। प्रथम शौर्य वेदानम, प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव 2025 बिहार के मोतिहारी पूर्वी चंपारण में कब संपन्न हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे साहब ये वुमेन्स डे है ना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के समय पर ही इसका आयोजन किया गया था। लगभग 7 से 8 मार्च के आसपास किया गया था। ठीक है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण कहां करवाया है? एंडीज पर्वत पर। एंडीज पर्वत, एंडीज, और ये आपको चिली पास मिलता है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पर, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका लिखा मिल जाएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय बजट के संबंध में कौन सा सही कथन है पहचान करना है। मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। बिल्कुल सही है। कपास कृषि उत्पादकता एवं बहलीता में सुधार लाने हेतु एक पंचवर्षीय कपास उत्पादकता मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है।
मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु और मध्यम बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। देखो, जब कोई एग्जैक्ट नाम होता है तब आप उसमें सोच सकते हैं कि सही हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहां पर जहां पर बात की जा रही है कि इसके लिए भी काम किया जाएगा, अधिकतम मामलों पर वो सही होता है। ठीक है, चलो सारे ही सही है, इस पर याद रखिएगा। यहां क्या बोला गया है, मार्च 2025 को लोक उद्यम विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने IRCTC और IRFC को कौन सी कंपनी का दर्जा दिया है? आप बोलेंगे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इस प्रकार से नवरत्न की संख्या कितनी हो गई है? 26। महारत्न कितनी है? महारत्न 14 है। 14वीं कौन सी है? HAL। और नवरत्न 26। ठीक है, नवरत्न 26। ये उस सवाल का एक्सप्लेनेशन है ना, बजट वाले का। यहां पर आपको बताना है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 रिपोर्ट जारी की गई। जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक कोयला भंडार के मामले पर राज्यों को क्रम से लगाना है। राज्यों को क्रम से लगाना है। ठीक है, आप बोलिएगा साहब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पर सर्वाधिक कोयला भंडार की बात करी गई है, उत्पादन नहीं भंडार की बात करी गई है। उड़ीसा पर है, फिर झारखंड पर, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल पर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी आ जाएगा। यहां पर क्या बोला गया है, जनवरी 2025 तक जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क की बात करी गई है। रेल नेटवर्क है ना। अगर सड़क की बात करी जाती, सड़क नेटवर्क, तो भारत में दूसरा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। लेकिन रेल नेटवर्क की बात करी गई है तो तीसरा स्थान है USA, चाइना के बाद इंडिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है, तीसरा स्थान इंडिया का हो जाता है, तीसरा स्थान इंडिया का हो जाता है। इस प्रकार से आपने ये सारा एक्सप्लेनेशन देखा। उम्मीद है कि आपके सारे ही उत्तर सही भी रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।